खंड ब है, सेक्शन बी, लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 2 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न जो है 4 नंबर का है। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उत्तर देखेंगे, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से लेकर जो है पूर्णावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है वो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि जो होती है उसमें होने वाले परिवर्तन जो है वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक भी होते हैं। वृद्धि जो है वो प्राणी में बाद में आती है, लेकिन विकास जो है वो प्राणी में पहले ही आ जाता है। वृद्धि के दौरान जो है होने वाले परिवर्तन जो है वो मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। वृद्धि में जो है होने वाले परिवर्तन जो है वो रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। वृद्धि और विकास में जो है मुख्य अंतर यह भी है कि वृद्धि जो है वो शारीरिक आकार और मात्रात्मक परिवर्तन जैसे कि लंबाई और वजन से संबंधित होती है, जब जो एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वह व्यक्ति के समक्ष गुणात्मक और कार्यात्मक सुधार जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक से संबंधित होता है, जो है जीवन भर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्या महत्व है, ये बताइए। उत्तर देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अध्ययन केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण और अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक आधार जो है वो प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के जो है वो निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, बालक के स्वभाव और विकास का ज्ञान होना। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, उनकी रुचि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे किशोरावस्था और बाल्यावस्था को समझने में जो है मदद करता है। दूसरी इसकी विषय महत्व है कि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करता है। हर विद्यार्थी की जो है वो सीखने की क्षमता और गति जो है अलग अलग होती है। शिक्षा मनोविज्ञान इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने और उसी के अनुसार शिक्षण योजना बनाने में भी सहायता करता है। प्रभावशाली शिक्षण विधियों का चयन। इसकी अगली महत्व यह है कि यह जिसकी सहायता से जो है शिक्षक यह जान पाते हैं कि किस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि खेल विधि या प्रयोग विधि का उपयोग कब करना चाहिए। अगला है कि सीखने के लिए अनुकूल इसमें जो है वातावरण होता है। यह कक्षा में एक सकारात्मक और रुचिपूर्ण वातावरण बनाने में मार्गदर्शन करता है, जिससे विद्यार्थी सक्रिय होकर सीख सकते हैं। अगला इसका महत्व है कि अनुशासन और व्यवहार का नियंत्रण करता है। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार के कारणों को समझने और उन्हें प्रेम व सहानुभूति के साथ सुधारने में भी यह विज्ञान उपयोगी है। अगला इसका महत्व है कि पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन करना। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने और विद्यार्थियों की प्रगति का सटीक मूल्यांकन करने के लिए इसका जो है ज्ञान आवश्यक है। अगला इसका महत्व है अध्यापक का स्वयं का ज्ञान होना। यह शिक्षकों की अपनी स्वयं की क्षमता और कमियों को पहचान कर शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में प्रमुख भूमिका जो है निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर देखेंगे
कि मानसिक विकास जिसे मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका तात्पर्य जो है वो किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने और समस्या सुलझाने की एक मानसिक क्षमताओं में वृद्धि और परिपक्वता से है। यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, कल्पना, भाषा और निर्णय लेने की क्षमता का विकास शामिल है, जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है सी कि मानसिक अगला क्वेश्चन है डी नंबर की अच्छी स्मृति की जो है वो विशेषताएं क्या है, ये बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे अच्छी स्मृति जिसे अंग्रेजी में गुड मेमोरी कहते हैं, उसका अर्थ है सीखी गई बातों को लंबे समय तक याद रखना और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही याद कर लेना। अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषताएं शीघ्र सीखना, सटीक धारणा बैठाना जिससे कि लंबे समय तक याद रहे, शीघ्र पुनः स्मरण करना यानी समय आने पर उसे याद करना, शुद्धता यानी सटीक पहचान और उपयोगिता है। अच्छी स्मृति के प्रमुख लक्षण जो है वो इस प्रकार है। पहला है शीघ्र सीखना। जो व्यक्ति किसी बात या विषय को एक बार पढ़कर या सुनकर जल्दी याद कर लेता है उसकी स्मृति अच्छी समझी जाती है। सटीक धारणा, सीखी हुई बात को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना अच्छी स्मृति का ही एक गुण है। यह व्यक्ति की धारणा शक्ति को दर्शाता है। शीघ्र पुनः स्मरण करना, आवश्यकता पड़ने पर याद की हुई वस्तु को जितनी जल्दी और सही याद किया जा सके वह उतनी ही जो है बेहतर स्मृति है। सटीक शीघ्र पहचान, सीखी हुई बात को बिना भ्रमित हुए तुरंत पहचान लेना जो है वो अच्छी स्मृति की एक पहचान है, जैसे परीक्षा में सही उत्तर की पहचान करना। अगली इसकी विशेषता है अनावश्यक बातों को जो है भूल जाना। उपयोगी बातों को याद रखना और अनावश्यक या व्यर्थ बातों को भूल जाना भी अच्छी स्मृति की एक विशेषता है, जिससे अनावश्यक मानसिक बोझ नहीं बढ़ता है। उपयोगिता भी है और इस स्मृति वही अच्छी होती है जो जीवन में सही समय पर उपयोगी जो है वो सिद्ध होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अच्छी स्मृति तीव्र, अस्थायी, सटीक और उपयोगी होती है, जो व्यक्ति को तेजी से सीखने और सही समय पर जानकारी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में जो है बताइए। उत्तर देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, तीव्र शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में लंबाई, वजन और मांसपेशियों में जो है वो तेजी से वृद्धि होती है, जिससे कि ग्रोथ स्पॉट कहा जाता है। जो वृद्धि होती है उसे ग्रोथ स्पॉट कहा जाता है। इसमें जो है किशोरावस्था में यौन परिपक्वता आती है। हार्मोनल बदलावों के कारण द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होता है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत होना। मानसिक और बौद्धिक विकास, तर्क करने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। किशोरों में कल्पना शक्ति और भविष्य के प्रति चिंता या जिज्ञासा भी बढ़ती है। संवेगात्मक अस्थिरता आती है। मनोवैज्ञानिक स्टीनन हॉल ने इसे बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इस दौरान किशोरों में क्रोध, चिड़चिड़ापन और संवेगों को तीव्रता देखी जाती है। अगली है इसकी स्वयं की पहचान होती है किशोरावस्था में। किशोर अपनी एक अलग पहचान बनाने और समाज में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हो रहते हैं। उनमें आत्मसम्मान की भावना जो है वो प्रबल रहती हैं। इसमें सामाजिक संबंध भी बनते हैं। साथियों का प्रभाव परिवार से अधिक होने लगता है। किशोर अपने मित्रों के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। नैतिकता का विकास भी होता है। इस उम्र में किशोर सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और नैतिकता के प्रति अपनी एक अलग दृष्टिकोण विकसित जो है वो करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के स्थानांतरण से जो है आप क्या समझते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या है। उत्तर देखेंगे अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल, आदत या अनुभव का उपयोग किसी दूसरी नई परिस्थिति में करना।
सरल शब्दों में कहें तो जब आपका पिछला अनुभव आपके नए सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के इस प्रभाव के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। इसमें जब आप पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में जब सहायता प्रदान करता है तो इसे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में साइकिल चलाने का ज्ञान जो है वो मोटरसाइकिल चलाने में भी मदद करता है। नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न करने लगता है तब उसे नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में कार चलाने वाले व्यक्ति जो कि वहाँ बाएं हाथ की ड्राइविंग होती है वो भारत में अब दाएं हाथ वाली ड्राइविंग में कार चलाने की शुरुआत में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अधिगम का स्थानांतरण की तीसरी जो है वो है शून्य का स्थानांतरण। जब पहले सीखे गए ज्ञान का नए सीखने के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब शून्य स्थानांतरण होता है। उदाहरण के रूप में भूगोल सीखने का प्रभाव जो क्रिकेट खेलने की तकनीक पर नहीं पड़ता है। अधिगम की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो विद्वानों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। सोरेनसन कहते हैं कि स्थानांतरण उस सीमा तक होता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी में सहायता करती हैं। काल्सनिक कहते हैं कि स्थानांतरण से आशय ऐसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। क्रो कहते हैं कि जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त निपुणता का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का शिक्षा में महत्व। यह छात्रों को लचीली सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षण गणित के सिद्धांतों को विज्ञान या भूगोल में लागू करवाकर सफल स्थानांतरण को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा क्या है, यह शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ कैन इट इफेक्ट टू एजुकेशन। मोटिवेशन क्या है और यह शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। उत्तर देखेंगे। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर सक्रिय करती है और उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सरल शब्दों में यह व्यवहार को शुरू करने, उसे दिशा देने और निरंतर बनाए रखने की एक मनोवैज्ञानिक जो है प्रक्रिया होती है। शिक्षा पर जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रभाव, यह अधिगम का आधार होती है। मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने कहा है कि अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ माना है क्योंकि इसके बिना जो है प्रभावी अधिगम जो है संभव नहीं है। सीखने को गति और प्रभावशीलता प्रदान करना। अभिप्रेरित छात्र जो है किसी भी विषय वस्तु को अधिक तेजी से और गहराई से समझते हैं। इससे उनके सीखने की गति तीव्र होती है और वो ज्ञान अस्थायी बना रहता है। एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि। जब छात्र प्रेरित होते हैं तब वे बाहरी विकरणों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। रुचि और जिज्ञासा पैदा करना। अभिप्रेरणा जो है छात्रों में नए विषयों के प्रति रुचि और जिज्ञासा जगाती है जिससे वे केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पढ़ते हैं। चुनौतियों का सामना करना। अभिप्रेरणा एक छात्र को कठिनाई या असफलताओं से घबराने नहीं देती बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखती है जिससे निरंतर उनका प्रयास जारी रहता है। चरित्र का निर्माण करती है। अभिप्रेरणा जो है छात्रों को समाज उपयोगी कार्य करने और अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है जिससे उनके चरित्र का सकारात्मक विकास होता है। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जो है इसके प्रकार की बात करें तो पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब कोई छात्र अपनी व्यक्तिगत खुशी, रुचि या जुनून के कारण कुछ सीखता है जैसे अपनी पसंद की भाषा सीखना तब उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा। जब छात्र पुरस्कार, ग्रेड, प्रशंसा या दंड से बचने के लिए पढ़ाई करता है तब उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एडजस्टमेंट? समायोजन क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर: समायोजन एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उन्हें प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। सरल शब्दों में यह अपने आप को वातावरण या नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की एक कला है। समायोजन के प्रमुख पहलू वो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, संतुलन स्थापित करना। यह व्यक्ति की आंतरिक ज़रूरतों और बाह्य वातावरण की मांगों के बीच सामंजस्य बैठाने की एक विधि है। निरंतर प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समायोजन एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान हर दिन नई चुनौतियों और बदलावों के साथ तालमेल बैठाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। समायोजन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति तनाव या मानसिक द्वंद्व से बचने के लिए अपनी आदतों में या सोच में सुधार करता है। समायोजन का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना है, सामाजिक स्वीकार्यता पाना है और एक संतुलन जीवन जीना है। इसकी प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो गेटर्स एवं अन्य विद्वानों के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। बोरिंग, लैगफेल्ड एवं बिल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाता है।